नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स पे आप सबों का स्वागत है। मैं हूं विजय और आज हम लोग झारखंड कांस्टेबल 2016 में पूछे गए मैथ के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। आज के क्लास में हम लोग जितने भी क्वेश्चन झारखंड कांस्टेबल 2016 में पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे और उसका सॉल्यूशन भी हम लोग करेंगे। उसका जो सही तरीका होगा सॉल्व करने का उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, अगर आप स्टडी फॉर गोल्स के साथ जुड़े हुए हैं तो आप इस मॉक के महाकुंभ को ज़रूर अटेंड करें, जहाँ पे आपको हर संडे फ्री में मॉक टेस्ट देने को मिलता है। ठीक है, और अगर अभी तक आप स्टडी फॉर गोल्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जहाँ से आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलता रहेगा और आपको एक्सपर्ट फैकल्टी से गाइडेंस प्राप्त होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को जो झारखंड कांस्टेबल 2016 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे, 12 सेंटीमीटर व्यास का सिलेंडर के आकार का एक बर्तन आंशिक रूप से पानी से भरा हुआ है। ठीक है, यदि 6 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले को बर्तन में छोड़ा जाता है तो सिलेंडर में कितनी ऊंचाई तक पानी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग को कुछ कॉन्सेप्ट समझना होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या समझना होगा, मान लीजिए कि ये कोई सिलेंड्रिकल बर्तन है, इसमें जो है ये पानी भरी हुई है। ठीक है, तो इसमें अगर हम कोई भी वस्तु को डालते हैं ना, कोई भी वस्तु को, इस क्वेश्चन में हम लोग एक गोले को डाल रहे हैं, तो एक गोले को डाल रहे हैं तो ये गोला उतना ही पानी डिस्प्लेस करेगा ऊपर, उतना ही पानी डिस्प्लेस करेगा जितना इस गोले का आयतन यानी कि वॉल्यूम होगा। ठीक है, अपने वॉल्यूम के बराबर का पानी वो ऊपर डिस्प्लेस करेगा और जो पानी डिस्प्लेस होगा वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा। ठीक है, ऊपर जाएगा कुछ ये इस तरह से सिलेंड्रिकल फॉर्म में, क्योंकि और कहीं ये जा नहीं सकता। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा ना उतना ही पानी हम लोग को डिस्प्लेस होगा, और पानी जो डिस्प्लेस होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू होगा वाटर डिस्प्लेस्ड, है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। इसको ठीक से लिख देते हैं थोड़ा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है हम लोग जानते हैं, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और वाटर जो डिस्प्लेस होगा वो किस फॉर्म में होगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा, तो उसके लिए क्या होगा 4/3 पाई आर, सॉरी ये सिलेंडर का आयतन क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को दिया गया है, क्या दिया गया है कि ये जो गोले का है उसका व्यास दिया हुआ है, गोले का व्यास दिया हुआ है, और सिलेंडर का भी व्यास दिया हुआ है ना। तो यहाँ गोले का व्यास दिया हुआ है कितना, ये हो जाएगा 3 का क्यूब, है ना, और इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई, और यहाँ होगा व्यास 12 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर इंटू एच। यहाँ से हम लोग सॉल्व करके एच का वैल्यू आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, और इसको अगर सॉल्व करें तो एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, एच का वैल्यू आ जाएगा 4 × 3 × 3 एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दे रहे हैं, आप लोग को कोई तकलीफ नहीं होगी। 3 × 6 × 6, यहाँ से अगर देखें तो ये 3 से 3 चला गया, ये 3 से ये 2 टाइम में, और ये 3 से ये 2 टाइम में, और 2 और 2 4 चला गया। ठीक है ना, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, है ना, 1 सेंटीमीटर। तो ये कितना हाइट तक पानी बढ़ेगा यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर तक। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो आप कहीं भी गलती नहीं करेंगे।
ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो सर्ट्स एंड इंडिसेस से है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको भी स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो क्या करना होगा, दिया हुआ है 1/1 माइनस ए एक्स माइनस वाई। बच्चे की तरह समझा समझा के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और ये हो गया 1/1 माइनस ए वाई माइनस एक्स। तो यहाँ समझने वाली बात ये है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x बाय ए पे पावर x बटे ए पे पावर y, और इसको क्या लिख सकते हैं 1/ए पे पावर y बटे ए पे पावर x, है ना। अब इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये कितना हो जाएगा 1/ए पे पावर y माइनस ए पे पावर x बटे ए पे पावर y। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा ए पे पावर x माइनस ए पे पावर y बटे ए पे पावर x, ठीक है। इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ए पे पावर y बटे ए पे पावर y माइनस ए पे पावर x प्लस ए पे पावर x बाय ए पे पावर x माइनस ए पे पावर y, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखो, इसमें अगर ये दोनों में कॉमन लेंगे तो इसका एलसीएम अगर यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ए पे पावर y माइनस ए पे पावर x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो एक स्टेप हम कम लिख रहे हैं, ए पे पावर y माइनस ए पे पावर x इक्वल टू ए पे पावर y माइनस ए पे पावर x, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा 1 होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि a प्लस बी प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0 तो a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 27c क्यूब का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या है, ये a क्यूब प्लस 2b का होल क्यूब प्लस 3c का होल क्यूब, ये इस तरह से है। और जब भी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब निकालना हो और वहाँ a प्लस बी प्लस c इक्वल टू 0 हो तो इसका वैल्यू कितना होता है 3abc। कब, जब a प्लस बी प्लस c इक्वल टू 0 हो, a प्लस बी इक्वल टू 0 हो तो ये फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ अगर हम लोग इसका वैल्यू निकाल रहे हैं तो डायरेक्ट क्या होगा 3, देखो यहाँ पे a की जगह पे a है, b की जगह पे 2b है और c की जगह पे 3c है ना। और a प्लस बी प्लस c का वैल्यू जो है वो 0 दिया गया है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा 3abc। तो 3a, b की जगह पे 2b और c की जगह पे 3c, ठीक है। तो ये हो गया 3 दूनी 6 या 18abc। इसका राइट आंसर क्या होगा 18abc। अगला क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 25 मीटर की भुजा वाले एक समकोण चतुर्भुज मैदान के एक कोने में एक गाय 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है। वह गाय उस मैदान के किस हिस्से को कितने क्षेत्र के घास को चर सकती है, ठीक है। तो हम लोग इसको ना देखते हैं, क्या है कि एक इस तरह का मैदान है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर भुजा वाले है और इसमें ना यहाँ इस कोने पे मान ली जाए कि एक बकरी बंधी हुई है 14 मीटर लंबी रस्सी से, ठीक है। तो ये कितने क्षेत्र को चर सकती है, इस मैदान का कि इस क्षेत्र को चर सकती है। और ये जो क्षेत्र है वो एक त्रिभुज का एक सर्कल का पार्ट है। इसको अगर हम लोग एक इमेजिनरी सर्कल बनाएं तो इस सर्कल का ये पार्ट है जिसका रेडियस कितना है 14 मीटर, ठीक है। और ये कोण कितना है, ये कोण है 90 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त के किसी खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है πr² थीटा बाय 360, है ना। और यहाँ पे हमारा थीटा कितना होगा, यहाँ पे हमारा थीटा होगा 90 डिग्री और रेडियस कितना होगा 14 सेंटीमीटर। तो ये पाई आर की जगह फिर 14 का स्क्वायर इंच 14 × 14 कर दिए और ये 90 हो गया बाय 360, ठीक है। तो ये 9 से ये 4 बार में चला गया। पाई का भी वैल्यू अगर रख देते हैं 22/7 तो 14 × 14। तो ये देखो ये नीचे 4 है ना, तो 4 से ये 2 से 2 बार में, 2 से 7 बार में, फिर ये 2 से 7 बार में, तो ये 7 से 7 चला गया। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को वो बकरी चर सकती है, ठीक है। गाय है, क्वेश्चन में गाय है।
तो गाय 154 सेंटीमीटर नहीं, मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा यूनिट क्या था यहाँ पे, मीटर में, इसलिए मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन को लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाएगा। एक विक्रीकर्ता 5,000 रुपये के मासिक वेतन और माह के दौरान 40,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 3% कमीशन के साथ नियुक्त किया गया। यदि विक्रीकर्ता एक माह में 5,900 कमाता है तो वह उस माह की कुल बिक्री कितनी है वो बताना है, कि कितने सामान वो बेचा। देखो क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एक सेल्समैन है, जानते होंगे आप लोग कि सेल्समैन को कुछ सैलरी दी जाती है, और अगर वो ज़्यादा बिक्री कर पाता है तो उसको इंसेंटिव भी दिए जाते हैं, कमीशन भी दिए जाते हैं, वो जितना बिक्री देता है। तो 40,000 से जितना ऊपर का वो बिक्री करेगा ना, उस पर वो 3% का कमीशन देगा, है ना। तो एक माह में उसका 5,000 वेतन तो वो फिक्स है, 5,000 तो मिलना ही मिलना है, और उसको एक्स्ट्रा 900 मिल रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, 900 मिल रहा है। 900 किस वजह से मिल रहा है, क्योंकि वो 40,000 से ज़्यादा का बिक्री करवाया है। तो 40,000 से कितने ज़्यादा का बिक्री करवाया है, 40,000 का, अगर यहाँ हम लोग ऑप्शन से देखें तो 10,000 का नहीं करेंगे, 10,000 का जितना करवाया होगा उसका 3% मिला होगा, उसको कमीशन मिला है ना। तो यहाँ से अगर देखें तो किसका 3% 900 होता है, 3,000 का, है ना, सॉरी 30,000 का, 30,000 का 3% 900 होता है, इसीलिए वो 40,000 प्लस 30,000, है ना, 40,000 प्लस 30,000, 30,000 का 3% 900 होता है ना, 900। ठीक है, तो मतलब कि 40,000 प्लस 30,000 का वो बिक्री करवाया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 70,000, है ना, तभी तो 900 मिला उसको, है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 70,000। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक परफेक्ट वर्ग नहीं है। देखो, अगर किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 ये सब आती है ना, तो वो परफेक्ट वर्ग नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें 2 है, ये परफेक्ट वर्ग नहीं है, ये परफेक्ट वर्ग नहीं है, ये परफेक्ट वर्ग नहीं है, ये परफेक्ट वर्ग होगा। आंसर क्या होगा, 4, 5, 3, 6, 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक छात्र के पास 5 घंटे का होमवर्क है और उसने 3.5 घंटे का होमवर्क किया, तो उसने होमवर्क का कितना भाग उसके होमवर्क का कितना भाग किया जाना शेष है। ठीक है, देखो मान लीजिए कि उसके पास टोटल 1 यूनिट वर्क है, ठीक है, होमवर्क करना है, तो 5 घंटे में वो 1 यूनिट काम कर सकता है, ये उसका होमवर्क है। तो वो 1 घंटे में कितना कर सकता है, 1 घंटे में कर सकता है 1/5 यूनिट। ठीक है ना, 1/5 भाग उस काम का कंप्लीट कर सकता है। इसीलिए 3.5 घंटे में 3.1/2 है, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 7/2 घंटे में कितना कर सकता है वो, 7/10 यूनिट काम कर सकता है। मतलब काम का 7/10 भाग पूरा कर सकता है। पूरा 1 भाग है, 7/10 भाग वो पूरा कर लिया 3.5 घंटे में, तो बचा हुआ काम कितना हो गया, बचा हुआ काम वो कितना हो गया, 1 - 7/10, जो कि हो जाएगा 3/10, है ना। तो 3/10 होगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो दिया हुआ है क्वेश्चन कि x = 1/7 - x। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है x³ + 1/x³ का मान। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 7 - x = 1/x। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं x + 1/x = 7, है ना। हम लोग को पता है कि अगर x + 1/x = a है, तो x³ + 1/x³ क्या होता है, a³ - 3a। ठीक है ना, तो इसी तरह से यहाँ पे x + 1/x = 7 है, तो x³ + 1/x³ कितना होगा, 7 का क्यूब - 3 × 7, 3 × 7 यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, 3 × 7, तो ये 3 का क्यूब कितना होता है, 343 - 21,
तो आंसर कितना हो जाएगा 322। 322 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को देखिए, जहाँ भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है ना और x का मान पूछा जाए तो आप इसको सॉल्व नहीं करना है, आपको इसको सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व करने में क्या होगा कि काफ़ी टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए आप ना इस तरह के क्वेश्चंस को वैल्यू फुटिंग से बनाइएगा। ठीक है, वैल्यू फुटिंग से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है कि बारी बारी से वैल्यू को पुट करके देखिए। अगर दो पुट करते हैं तो ये 5 हो गया, ये 3 हो गया। 5 और 3 कितना हो गया, 5 - 3 2 हो गया। और यहाँ पे अगर रखते हैं 2 का वैल्यू तो 4 √2 पे पावर 4, मतलब ये हो गया 4। ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। और अगर 4 रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ये हो गया -9, 25 - 9 कितना 16। और यहाँ पे अगर 2, यहाँ पे 16, ठीक है, ये भी 16 आ जा रहा है। तो मतलब कि ये जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, 4 होगा। बाकी के वैल्यू को पुट करके देखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को कितना है, 243/32 पे पावर 2/5 है ना। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 5 और इसको 2 पे पावर 5। ठीक है, और ये 2 पे पावर, इस पे पावर है इतना 2/5। अब इसको हम लोग ना लिख सकते हैं 3/2 पे पावर 5, यहाँ 2 है, 2 पे पावर 5। अब बाहर कितना है 2/5, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया और आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9/4। ठीक है, अगले क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 81:121 है, तो उसके परिधियों के बीच का अनुपात क्या होगा। देखिए r² का अनुपात दिया हुआ है, r1² अनुपात r2² का अनुपात दिया हुआ 81:121। इसलिए r1 अनुपात r2 का कितना होगा, 9:11। और यही जो है वो परिधि का अनुपात होता है। जो रेडियस के बीच का अनुपात होगा ना, वही उसके परिधियों के बीच का भी अनुपात होगा, क्योंकि परिधि क्या होता है 2πr1 2πr है ना। 2 और पाई तो कांस्टेंट है, r वेरिएबल है, तो r पे ही डिपेंड करेगा। तो 9:11 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक श्रृंखला दी गई है 3, 15, 35, 63 और 143। तो ये बीच में क्या मिसिंग नंबर है, ये हम लोग को खोजना है। ठीक है ना। तो क्या है कि यहाँ पे हम लोग को सीक्वेंस ढूंढना पड़ेगा कि किस सीक्वेंस से ये बढ़ रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये है 2 का स्क्वायर -1, यहाँ पे क्या है 4 का स्क्वायर -1, यहाँ पे क्या है 6 का स्क्वायर -1, यहाँ पे क्या है 8 का स्क्वायर -1, तो यहाँ पे क्या होगा 10 का स्क्वायर -1, और ये क्या है 12 का स्क्वायर -1। ठीक है ना, 10 का स्क्वायर -1 कितना होगा 99, 100 - 1। ठीक है, आंसर सॉल्व। बहुत सा आसान सा क्वेश्चन था, है ना, बहुआ टाइप का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक आंगन 15 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। ठीक है, 10 मीटर चौड़ा है, तो यदि उसको 20 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई ईंटों से पक्का किया जाता है, तो कितनों ईंटों की आवश्यकता होगा। तो सबसे पहले हम लोग को आंगन का क्षेत्रफल निकालना होगा, है ना। और एक ईंट का जो है वो क्षेत्रफल दे के रखा है, तो इस तरह के कितनी ईंटें लगेगी ये हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो आंगन का क्षेत्रफल A मान लिए, तो A कितना हो गया 15 × 10 यानी कि 150 मीटर स्क्वायर। अगर इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15, 150 पे 4 जीरो और लगाने होंगे। ठीक है, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। और एक ब्रिक्स ईंट को ब्रिक्स लिखें। ठीक है, ब्रिक्स का क्षेत्रफल कितना है, ये है 20 × 10 यानी कि 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स की आवश्यकता कितनी पड़ेगी, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना हो जाएंगे, ईंट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1,50,000 ना बटे 200। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो को उड़ा दिए और ये 75 बार में ये चला गया, है ना। तो हमारे पास 4 जीरो लगाए हुए थे ना यहाँ पे हम लोग, हाँ 2 जीरो काट दिए,
एक ज़ीरो और है यहाँ पे, है ना, तो ये 7500 टोटल ईंटों की आवश्यकता होगी हमें। ठीक है, 7500 ईंटों की आवश्यकता होगी। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हाँ, इसको सॉल्व करना है, मीन्स क्या करना है, इसमें x का वैल्यू निकालना है। तो हम बोलें कि अगर समीकरण दिया गया हो, x का वैल्यू निकालना हो, तो आप उसको सॉल्व करने पे मत जाइए। आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करके देखना है। और वैल्यू पुट करिए, बारी बारी से वैल्यू पुट करिए, थोड़ा तेज़ी से पुट कीजिए, है ना। और उसके बाद देखिए कि किस वैल्यू, कौन सा वैल्यू जो है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर देखें 10 को पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये आया 30 और नीचे कितना आया, 10 - 5 6 आया, है ना। 6 माइनस, अब यहाँ पे कितना, 50 - 2, ठीक है, 50 + 2 52 और नीचे 13, 52 4, 6 - 4 2, तो पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, तो इसलिए आंसर क्या होगा, यही होगा, बाकी को करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन को आप हल कर लीजिए। यहाँ भी वही कीजिए, आप इस क्वेश्चन को भी आप वही कीजिए, वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन को हल कीजिए। तो अगर आप इसमें वैल्यू पुटिंग से करते हैं, तो अगर आप 7 रखते हैं ना, इसमें अगर 7 रखते हैं, तो 7 - 7 × 5 = 35 और 1 36, है ना। 7 - 6 1 हो गया, और नीचे अगर 7 रखते हैं तो 7 + 7 × 5 = 35 और 1 36 13, 7 + 6 13 आ गया। तो आप आसानी से इसको वैल्यू पुटिंग से बना सकते हैं, 7 इसका आंसर आएगा। ठीक है, कोई इक्वेशन को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एक 80,000 रुपये की 5 वर्ष की बीमा योजना पर LIC एजेंट पहले वर्ष की प्रीमियम का 10% और बाद के वर्षों के प्रीमियम पर 5% कमीशन लेता है। यदि प्रीमियम की वार्षिक दर 50 प्रति हज़ार है और 5 वार्षिक प्रीमियम चुका दिया हो गए हैं 5 वार्षिक प्रीमियम चुका दिए गए हैं, तो एजेंट को कुल आमदनी कितनी है। ठीक है, देखिए अब प्रीमियम कितना पे करता है, पहले प्रीमियम पहले वर्ष पे उसको एजेंट को 10% और उसके बाद के वर्षों पे 5% कमीशन मिलना है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि प्रीमियम वो देता कितना है। तो प्रीमियम वो कितना दे रहा है, 50 रुपये प्रति हज़ार पे, तो 80,000 पे कितना देगा। तो ये प्रीमियम कितना देगा, ये 80,000 पे, एक और जीरो लगा देते हैं, तो ये 8 × 5 = 40, 4,000 रुपये की प्रीमियम वो देता है ना। तो पहले साल उसको मिलता है कितना, 10% की कमीशन, 10% की कमीशन एजेंट को, और बाकी के साल में, बाकी के 4 साल उसको 5% की कमीशन मिलता है, ये 4 साल के लिए, है ना। तो ये हो गया, 2 0 से 2 0 उड़ा दिए, यहाँ से 2 0 से 2 0 उड़ा दिए, तो ये 400 प्लस ये 4 × 5 = 20, ये 800, तो टोटल कितना, 1200 रुपये उसको कमीशन मिलेगा। ठीक है, टोटल उसको कमीशन कितना मिलेगा, एजेंट को 1200 रुपये की कमीशन प्राप्त होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 7 पे पावर 3 + n - 7 × 7 पे पावर n + 1 डिवाइडेड बाय 7 × 7 पे पावर n + 2 का मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन को सावधानी से सॉल्व करते हैं, सर्ट्स एंड इंडिसेस का क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये। n + 3, आपको बस बेसिक चीज़ों को जानना है कि ये बेसिक चीज़ें जो सर्ट्स एंड इंडिसेस में मेरे द्वारा भी पढ़ाया गया है आप लोग को, है ना, बहुत अच्छे से सर्ट्स एंड इंडिसेस का वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं, आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 पे पावर n × 7 पे पावर 3। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 पे पावर n × 7। ठीक है, अब देखो नीचे क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 पे पावर n × 7 पे पावर 2। ठीक है, गुना में जब रहता है ना तो पावर क्या होता है, वो ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ऊपर से हमारे पास कॉमन क्या क्या आ रहे हैं, ऊपर से कॉमन आ रहे हैं 7 पे पावर n, 7 पे पावर n × 7 पे पावर 2, और यहाँ बच क्या जा रहा है, 7 - 1। ठीक है, और नीचे देखा जाए तो ये आ जाएगा 7
इंटू 7 पे पावर n इंटू 7 पे पावर 2। तो ये 7 पे पावर n और 7 पे पावर 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये 6/7, ये 6/7 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6/7। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में ना आया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बोलता है कि समान आयतन के दो सिलेंडरों की त्रिज्या 3:1 के अनुपात में है, उसकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। ठीक है, दो वॉल्यूम जो है दोनों सिलेंडर का समान है। ठीक है, तो अगर उसका त्रिज्या का अनुपात 3:1 है तो उसके ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, ये हम लोग को निकालना है। मान लीजिए पहला सिलेंडर जो है उसका वॉल्यूम पाई r1² h1 है। ठीक है, और दूसरे का है पाई r2² h2। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, h1/h2। ठीक है, पाई से पाई को ख़त्म कर दो, h1/h2 इक्वल टू हो जाएगा r2 का स्क्वायर बटे r1 का स्क्वायर। ठीक है, तो r2 का स्क्वायर, r2 कितना है 1 है, और r1 कितना है 3 है, तो ये 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, h1/h2 इक्वल टू 1:9। कितनी आसानी से सॉल्व हो गया ये। ठीक है ना। झारखंड कांस्टेबल के एग्ज़ाम में जो प्रश्न मैथ से पूछे जाएंगे वो बेसिक लेवल के होंगे। आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेसिक क्लियर है ना तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि 8 पंक्तियों वाली एक बस में कितनी यात्री बैठ सकते हैं यदि प्रत्येक पंक्ति में D डबल सीट और T ट्रिपल सीट है। ठीक है, कितनी पंक्तियां हैं, इस तरह की कितनी पंक्तियां बनी हुई है, टोटल 8 पंक्तियां बनी हुई है। ठीक है, और प्रत्येक पंक्ति में कितने सीटें हैं, D डबल सीटें हैं और T ट्रिपल सीटें हैं। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में कितनी लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, अब डबल सीटें सब में है, जितनी भी पंक्तियां हैं सब में डबल सीटें हैं, तो एक सीट डबल सीट में 2 लोग बैठ सकते हैं। तो टोटल R पंक्ति में R सीट्स होंगे डबल, इसलिए 2DR बैठ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ट्रिपल सीटों में 3 लोग बैठ सकते हैं। हर ट्रिपल सीट में अगर T ट्रिपल सीट है तो 3T लोग बैठे हैं, और 3T इंटू R करना होगा क्योंकि R नंबर ऑफ पंक्ति है ना, लाइन्स हैं, इसीलिए आंसर क्या होगा 2DR प्लस 3TR। ठीक है, आप क्वेश्चंस के लैंग्वेज पे जाइए और लैंग्वेज से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नो इश्यूज एट ऑल। अगला क्वेश्चन, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के AB और CD 2 कॉर्ड एक दूसरे के समांतर हैं और इसके केंद्र की एक ही ओर है। ठीक है, यहाँ पे एक ही ओर लिख देना है, एक ही ओर है। ठीक है, केंद्र के एक ही ओर है। अगर AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और CD इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है तो दोनों कॉर्ड के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, इसका डायग्राम बनाते हैं, प्यारा सा डायग्राम बनाते हैं इसका, और फिर हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ये मेरा आलू बन गया और इस सर्कल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये कह क्या रहा है वो हम लोग देखते हैं। कह क्या रहा है कि 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, है ना, ये इसका सेंटर हो गया और ये इसका हो गया व्यास, और इसका त्रिज्या कितना 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोलता है ना कि AB और CD 2 कॉर्ड है, दोनों सेंटर की एक ही ओर हैं। ठीक है, और दोनों एक दूसरे के समानांतर भी हैं, दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। मान लीजिए कि ये 10 सेंटीमीटर वाले कॉर्ड हैं, तो ये कितने सेंटीमीटर वाले कॉर्ड हैं, 24 सेंटीमीटर वाले कॉर्ड हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इस सेंटर से एक लंबवत दूरी पे इसको ऐसे डाल देते हैं। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। कौन सा पेन यूज़ करें, येलो करते हैं। ठीक है, येलो पेन। अब देखो यहाँ पे ये जो है ये भी तो क्या होगा, रेडियस होगा ना, ये कितना होगा 13 सेंटीमीटर होगा, और ये भी क्या होगा, ये भी हो जाएगा रेडियस, ये भी कितना हो जाएगा
13 सेंटीमीटर होगा। हम लोग को अगर ये बीचों बीच लंबवत डाले हैं तो ये इधर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, है ना, 5 हो जाएगा। और ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 12 है, ये 13 है, तो ये कितना होगा, 5 होगा। आप लोग ट्रिपलेट जानते होंगे, है ना। अगर नहीं जानते हैं तो ये लंब हो गया, ये देखो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। और 25 का रूट निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग इस त्रिभुज में देखें, इस त्रिभुज में देखें तो इस त्रिभुज में ये कितना आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का जो है वो दूरी कितना आ जाएगा, ये दूरी आ जाएगा। देखो ये अगर 13 रेडियस है, 13 और 5 है, तो ये कितना आ जाएगा, 13 और 5, तो ये 12 होगा। 13, 5, 12 आपस में ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है ना। तो अगर नहीं ट्रिपलेट पता है तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हम लोग करेंगे और इस तरह से ये हम लोग निकाल लेंगे। मतलब कर्ण और आधार दिया हुआ है, लंब हम लोग निकाल लेंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक टोटल आ गया कितना, 12, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 5 है। इसलिए हम लोग को ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है, ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस 5 यानी कि 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 7 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करें और फिर से देखें, और फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनली समझाएंगे। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ भी x का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग को अपना माथा नहीं लगाना है। हम लोग को क्या करना है, वैल्यू को पुट करके देखना है, जो सेटिस्फाई करता है वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम लोग पहले 3 पुट करते हैं। तो 3 तिहाई 9 माइनस 4, 9 माइनस 5 4 हो गया, है ना। यहाँ पे 4 का रूट निकलेगा 2। यहाँ पे 3 माइनस 2 1, 3 आ गया, है ना इधर। अब इधर भी 3 आ जाए तो बात बन जाएगी। तो ये हो गया 3 दूनी 6 प्लस 3 9, 9 का रूट हो जाएगा 3। तो 3 आ गया, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, वापस से पेन को चेंज करके रेड में कर लेते हैं, फेवरेट है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। देखो अगला एक श्रृंखला दी गई है, इसमें मिसिंग नंबर पूछा गया है। कितना आसान है, 5 है, 15 है, 45 है, 135 है, 1215। तो 5 का 3 गुना 15, 15 का 3 गुना 45, 45 का 3 गुना 135। तो 135 का 3 गुना कितना होता है, 405। इसलिए आंसर कितना होगा, 405। दिमाग ही नहीं लगाना था इसमें तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2, 3, 10, 15, 26, 35, 50, 63। तो अगली संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे क्या किया गया है, ये सीक्वेंस को हम लोग समझते हैं। इसमें क्या किया गया है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 किया गया है। इसमें क्या किया गया है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 किया गया है। फिर इसमें क्या किया गया है, 3 का स्क्वायर। अगर ऑड का स्क्वायर कर रहे हैं तो उसमें प्लस 1 कर रहे हैं, और अगर इवन का स्क्वायर कर रहे हैं तो इसमें माइनस 1 कर रहे हैं। तो इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ देखें तो इसमें 7 का स्क्वायर प्लस 1 किया गया है। इसी तरह से यहाँ पे 8 का स्क्वायर माइनस 1 किया गया है। तो अगला क्या होगा, 9 का स्क्वायर होगा और उसमें प्लस 1 करना होगा। माइनस किया तो प्लस अल्टरनेटिवली। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ जो होगा वो होगा 9 का स्क्वायर प्लस 1, 81 प्लस 1 82 इसका राइट आंसर होगा। 82 है ऑप्शन में, हाँ है, इसीलिए 82 इसका राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, ABC एक समभुज त्रिकोण है जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, जिसकी भुजाएं क्या है, 4 सेंटीमीटर है। यदि भुजाओं BCCA AB के मध्य पॉइंट पे मिलाया गया है ना। मध्य पॉइंट क्रमशः PQR है, तो PQR पे जो PQR जो त्रिकोण है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये हम लोग को बताना है। हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले। देखो सीधी सीधी लाइन खींचनी थी, मान लेना है कि सीधी है ABC। ठीक है, अब क्या है कि BC का मध्य बिंदु क्या है, P है। AC का मध्य बिंदु क्या है, Q है। और AB का मध्य बिंदु R है, PQR। ठीक है, PQR ये मध्य बिंदु है।
ठीक है। और ये जो है सारी भुजाएं जो है, सारी भुजाएं 4, ये भी 4 है और ये भी 4 है। ठीक है। एक थ्योरम होता है, ठीक है। थ्योरम क्या होता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं, सुनना है, ध्यान से सुनना है, और अगर ज़रूरत लगे तो उसको नोट डाउन भी कर लेना है। त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आधी और समानांतर होती है। तो क्यू आर जो है वो बी सी के समानांतर होगी और इसकी आधी होगी। ये 4 है तो ये कितना होगा, 2। इसी तरह से अगर क्यू पी मध्य बिंदु को मिलाया जा रहा है ना, तो क्यू पी किसके समानांतर, ए बी सी के ए सी के समानांतर और ए सी के आधे, तो ये भी 2। इसी तरह से पी आर जो है वो किसके समानांतर हैं, ए बी के, और कितना होंगे, ए बी के आधा, तो ये 2। ठीक है, 2 2 2, एक क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/2 ए स्क्वायर। तो यहाँ से √3/2 ए स्क्वायर, ए की जगह पे कितना है, 2, इसीलिए 2 का स्क्वायर 4, तो ये 2 से 2 बार में कट गया, 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, √3/4 होता है यहाँ पे, है ना, √3/4, इसलिए 4 से 4 कट गया, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, √3/4 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4 से 4 कैंसिल कर दिए, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कुछ करना वरना नहीं है, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करना है। √192 माइनस √162। ठीक है, तो √192 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 64 गुना 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, 81 गुना 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 64 का क्यूब, ये स्क्वायर रूट 8 निकल जाएगा, 8√3, और ये हो जाएगा 9√2। और √3 का वैल्यू कितना लेना है, 1.7, और √2 का वैल्यू कितना लेना है, 1.4, है ना। दिमाग नहीं लगाना है, इसको यहाँ पे 1.7 कर देना है और यहाँ पे इसको 1.4 कर देना है ना। तो 17 होता है 36 से 136, हिंदी में पहाड़ा हम लोग याद रखे हुए हैं। ठीक है, और तो ये 13.6 हो जाएगा, और 14 नवा होता है 26 से 126, है ना, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इज्जत से 1 टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये फिर से सीरीज का क्वेश्चन आ गया, बहुत आसान सीरीज देना है ना, देता है और उसको आसानी से सॉल्व करना है। तो 3 6 12 15 30 66, अब किस सीक्वेंस में बढ़ रहा है इसको हम लोग को देखना है। ठीक है, देखो यहाँ से 3 से 6 हो गया, 6 से 12 हो गया, ठीक है, फिर ये 12 से 15 हो गया, फिर 15 से 30 हो गया। तो कर क्या रहा है, पहले तो ये जोड़ रहा है, फिर ये इसको डबल कर रहा है ना, 2 से गुना कर रहा है। देखो 3 से 6 हो गया, मतलब 3 जोड़ा तो 6 हो गया, अब 6 को फिर 2 से गुना कर दिया 12। इसी तरह से यहाँ क्या किया कि 12 में से 3 जोड़ा तो 15 हो गया, 15 को 2 से गुना किया तो 30। तो आगे क्या करेंगे हम लोग, फिर 3 जोड़ेंगे, 30 में 3 जोड़ेंगे 33, और 33 में 2 से गुना करेंगे तो 66 आ जाएगा। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, 33। ठीक है, आसान सा सीरीज। अगला क्वेश्चन है, अगर 20 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज में उसकी भुजाओं को छूते हुए एक वृत्त बनाया जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो देखिए आप इस एक वृत्त को, पहले हम एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, त्रिकोण या त्रिभुज, है ना। हमारे हिंदी थोड़ा सा मेरा कमज़ोर है, हम हिंदी लिख भी उतना नहीं पाते हैं, मतलब कि लिखते हैं, मीन्स हमेशा इंग्लिश में पढ़ाई हुई है, तो इसीलिए अब देखते हैं इसको। ये एक मान लीजिए कि 20 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज है, 20 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज है। तो ये जो है इसके अंदर इसकी भुजाओं को छूते हुए एक सर्कल बनाया गया है, तो ये जो है इसकी
त्रिज्या हो जाएगी, है ना। तो ये जो अंदर जो सर्कल बनाया गया है ना, सॉरी सॉरी, ये जो अंदर सर्कल बनाया गया है ना, इसको हम लोग इंग्लिश में इन सर्कल बोलते हैं, इन सर्कल बोलते हैं, और हिंदी में अंता क्या अंतावृत्त, हाँ अंतावृत्त बोलते हैं, ठीक है। और एक और तरीके से बनाया जाता है कि मान लीजिए कि इसके बाहर को शीर्ष को टच करते हुए बनाया जाता, शीर्ष को टच करते हुए बनाया जाता, तो इसको इंग्लिश में सरकम सर्कल बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में, अच्छा बाद में हिंदी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका ना मान होता है, इसका मान, इसका इस रेडियस को, ये जो इन रेडियस होता है, इन रेडियस जो होता है वो क्या कितना होता है, वो होता है a/2√3, ठीक है, a/2√3, ठीक है, a/2√3, जहाँ a क्या है वो समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इन सर्कल का जो है क्षेत्रफल वो क्या हो जाता है, a = पाई इंटू a²/4 × 3 यानी कि 12, है ना। तो पाई a²/12, तो a हमारा क्वेश्चन में कितना दिया गया है, वो दिया गया है पाई/12 और a का वैल्यू 20, है ना। तो 20 × 20, तो ये कितना हो जाएगा, 4 से ये 3 बार में, 4 से ये 5 बार में, अब 20 × 25 = 100 पाई/3, ऑप्शन में दिख रहा है 100 पाई/3, हाँ 100 पाई/3 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में आज क्या रखना है कि इन सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है, मतलब कि त्रिभुज के अंदर जो सर्कल बना हुआ रहता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई a²/12, किसमें, समबाहु त्रिभुज के अंदर बना हुआ वृत्त का क्षेत्रफल पाई a²/12 होता है, ठीक है। और बाहर का क्या होता है, बाहर अगर ये इसका अगर हम लोग क्षेत्रफल पूछे, ये कितना हो जाता है, ये होता है पाई a²/3 अगर पूछ लिया जाए तो, इसलिए इसको भी आप नोट डाउन करके रख लें, ठीक है ना। सरकम सर्कल का क्षेत्रफल, बाहर के शीर्ष को टच करते हुए अगर कोई सर्कल बनाएंगे तब उसका क्या होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं, बनाते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। छात्रों के एक समूह ने राजगीर जाने का निर्णय किया, है ना। खाने का बजट 1200 रुपये था और प्रत्येक छात्र को बराबर राशि का योगदान देना था। यदि 5 छात्र अधिक आ गए होते तो प्रत्येक छात्र द्वारा दिए गए योगदान 8 रुपया कम होता। तो छात्रों की मूल संख्या क्या है ये बतानी है कि ओरिजिनल में छात्र कितने हैं। देखिए एक बजट कितना है 1200 पे, ठीक है, 1200 पे। अब मान लीजिए कि टोटल छात्र जो थे वो x हैं, ठीक है। 8 रुपया कम हो जाता है, ये क्या है, ये क्या है, ये जो है एक छात्र को पढ़ने वाली राशि है। ये 8 रुपया कम हो जाता, 8 रुपया कम हो जाता अगर 5 छात्र और आ जाते, मतलब 1200। अब छात्र कितने हो जाते, x + 5 हो जाते, तो ठीक है ना, ये समझ में आया ना। इस सर्कल को हटा दीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा हम लोग को। देखो क्या करते हैं, ये हो जाएगा 200 और यहाँ x + 5 से दोनों में गुना करते हैं तो ये 8x हो जाएगा, यहाँ पे x + 5 और यहाँ पे ये हो जाएगा 1200x। अब इसको अगर हम लोग थोड़ा सा, ये 1200 है ना, यहाँ पे 1200 है, ठीक है, 1200, तो 1200x + 12 × 25 = 60, 6000 -8x² -40x = 1200x। 1200x कैंसिल हो जाएगा, सारे को बराबर के उस साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 8x² -40 + 40x, है ना, प्लस -6000,
माइनस का 6000 इक्वल टू 0। इसको 8 अगर सब में कॉमन ले ले तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 पच्चे 40 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -750 इक्वल टू 0। अब देखो, अब इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि गुना करने पे 750 आए और जोड़ने घटाने पे 5x ही आए, 755 ही आए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको इस तरह से ब्रेक कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे इधर सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना, स्पेस इधर कम है तो x कॉमन ले लिए तो यहाँ x प्लस 30 बच गया, और अगले में 25 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे x प्लस 30 बच गया, x प्लस 30 बच गया, x प्लस 30 दोनों में कॉमन ले लिए तो यहाँ पे x माइनस 25 बच गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यू आएंगे x के, x इक्वल टू -30 और x इक्वल टू 25, है ना। -30 नहीं हो सकता क्योंकि स्टूडेंट की संख्या पूछी गई है, तो संख्या जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये नहीं होगा, 25 होगा हमारा सही उत्तर। तो आंसर क्या होगा, 25। ठीक है, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर समांतर भुजाएं और 6 सेंटीमीटर की प्रत्येक असमांतर भुजाओं वाले एक समलंब का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो देखो ये दो समांतर भुजाएं बनाए हम लोग, समांतर भुजाएं बनाएं, ये कितने कितने दिए हुए हैं, ये 9 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर है, और दो बराबर असमांतर भुजाएं हैं, ठीक है, 6 सेंटीमीटर के, ये भी 6 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, है ना, पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ट्रेपेजियम का एरिया होता है। ठीक है, तो ये देखो, ये जो है ये हाइट हम लोग को निकालना पड़ेगा, ये हाइट हम लोग को निकालना पड़ेगा। ये देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर है, टोटल 15 है, तो इधर 6 होगा दोनों मिला के, और दोनों बराबर होंगे 3 3। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो 6 और ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √6 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर माइनस √27 आ जाएगा, 27 कितना हो जाएगा 3√3, ये कितना आ जाएगा 3√3, मीन्स हम लोग हाइट निकाल लिए। ठीक है, हाइट निकाल लिए हम लोग, कितना 3√3, है ना, 3√3 होगा ना, 9×3 = 27। ठीक है, अब क्या हो गया, एरिया क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स बाई 2, 1/2 इंटू हाइट, हाइट कितना 3√2, 3√3। ठीक है, तो ये कितना हो गया 24/2, 12 गुना 3√3, तो ये हो गया 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर एक वस्तु की 680 रुपया में बेचता है, एक वस्तु को 680 रुपया में बेचता है, तो अंकित मूल्य कितना है। अंकित मूल्य हमेशा हम अपने में 100% मानते हैं हम लोग, ठीक है, मार्क प्राइस। तो अगर डिस्काउंट दिया है 15% को, तो बेचा कितने परसेंट में हम लोग, वो 85% में, और 85% का वैल्यू दिया गया है कितना 680, इसीलिए 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 680/85 गुना 100। ठीक है, तो इसे देखो हम 17 से 5 बार में काट दिए, 17 से 4 बार में काट दिए, 5 से 20 बार में काट दिए, ये 100% का वैल्यू 800, मतलब हमारा मार्क प्राइस 100% है, तो ये 800 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह का बेसिक क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन को करते हैं। बोलता है कि एक कक्षा के 50 से 58 के बीच के विद्यार्थी वन विहार पर जाने का निर्णय लेते हैं। ये अपने आप को 2, 3, 4, 5 के समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं, किंतु वे पाते हैं कि हर बार कुछ न कुछ विद्यार्थी छूट जाते हैं। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, है ना।
तो कक्षा में कुल कितने, तो उतने ही विद्यार्थी होंगे। अगर वो कंप्लीटली 2 3 4 5 से विभाजित हो जाते हैं ना, तो 2 3 4 5 के वो ग्रुप को बना सकते थे। लेकिन अगर ग्रुप बनाने में असमर्थ हैं, मीन्स ऐसी कोई संख्या है जो ना तो 2 से, ना तो 3 से, ना से 4 से और ना ही 5 से विभाजित होगी। तो ये सब संख्याएं में से वैसी कौन सी संख्या हैं जो ना तो 2 से, ना ही 3 से, ना तो 4 से, ना ही 5 से डिविजिबल है। तो इसके लिए एक ही संख्या है 53, इसलिए 53 आंसर होगा इसका। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इसमें पूछा जा रहा है कि एक संख्या दिया हुआ है 3600 पे कितना जीरो है, 3 3 6 जीरो है, तो इसके वर्गमूल में कितने शून्य होंगे। तो वर्गमूल में अगर 6 हैं तो 6 से आधा 3 होंगे। ठीक है, 3 इसका राइट आंसर होगा, 3 जीरो होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट द क्वेश्चन अच्छा है, समझने वाला क्वेश्चन है। अगर आप समझ गए हैं तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक ठोस वस्तु में एक वृत्ताकार सिलेंडर है जिसके शीर्ष पर सटीक फिटिंग का एक राइट सर्कुलर कॉन है ना स्थित है। यदि कॉन की ऊंचाई 27 सेंटीमीटर है तो ठोस वस्तु का कुल आयतन कॉन के आयतन का 3 गुना है, और ठोस वस्तु का कुल आयतन कॉन के आयतन का 3 गुना है, तो सिलेंडर की ऊंचाई कितनी होगी। एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, इसका फट से बना लेते हैं। ठीक है, ये इसका हम लोग मान लेते हैं सिलेंडर का हाइट जो है वो h है, और इसका हाइट तो दिया हुआ है। ये शंकु जो इस पे ऊपर फिटेड है उसका हाइट कितना दिया हुआ है, ये हाइट कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर। ठीक है, और बोल क्या रहा है कि ये जितना ठोस आकार का वस्तु है ना, ये पूरे का जो वॉल्यूम है और इसका 3 गुना है, इसका 3 गुना है, ऊपर जो शंकु टिका हुआ है उसका 3 गुना। तो ये पूरे का वॉल्यूम कितना होगा, ये पूरे का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका दिया हुआ है 27, तो 27 लिख दिए हम लोग। ठीक है, और इस शंकु के आयतन के 3 गुने हैं, तो 3 गुना इस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच यानी कि 27। ठीक है, अब देखो क्या क्या कट रहा है, पाई आर स्क्वायर तो सब में है, सब में है, इसको ख़त्म कर दिए हम लोग। यहाँ से ये 3 से ये 9 बार में चला गया, ये 3 से ये 3 कट गया, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर 27 बचा था और इधर 9 हो जाएगा, तो 27 माइनस 9 यानी कि 18 सेंटीमीटर है ना। ये तो एक लाइन में सॉल्व हो गया क्वेश्चन, बस इसको समझने का फेर था। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इस तरह के और भी सेट्स जो हैं मेरे द्वारा आप लोग के लिए लेकर आया जाएगा, और आशा करता हूं कि आप लोग में से ज़्यादा लोग मैथ में अच्छे स्कोर करके अपना नाम मेरिट लिस्ट में लाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अगर मैथ का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर गोल्स टीम के साथ जुड़ें और अच्छे से मैथ्स का प्रैक्टिस करें। यहाँ स्टडी फॉर गोल्स पे आपको हर सब्जेक्ट का कंटेंट मिल जाता है, फ्री में मॉक टेस्ट देने को मिल जाता है, इसीलिए आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नया वीडियो जब भी आए तो आपका उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और अपने एग्ज़ाम का अच्छे से तन्मयता से तैयारी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।